7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अभी भाई साहब ने कह रहे थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो मेरे को किसी शायर की कई वो पंक्तियां भी याद आई। उसी शायर ने कहा था, यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, सारे जहां को जिसने इल्म और हुनर दिया। यहाँ पर आज हमारा जो कार्यक्रम है कल्चरल सिक्योरिटी पर है। हमारी कल्चर क्या थी? उस शायर ने कहा, यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, सारे वो यूनान से आया था ना सिकंदर, और उसको पोरस में जो युद्ध लड़ा था झेलम नदी के किनारे, तो वो टूट गया था सिकंदर। और उस वजह से जो पोरस के 3000 हाथियों की सेना थी उस समय, लेकिन हमारी सत्ता का केंद्र, हमारी सेना का केंद्र जो उस समय सबसे बड़ा था पाटलिपुत्र था बिहार में, वहां तक जाने की हिम्मत नहीं हुई थी सिकंदर की। तो शायद कहता है, यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, सारे जहां को जिसने इल्म और हुनर दिया था। याद करें विक्रमाशिला को, तक्षशिला को, नालंदा को। शिक्षा के बड़े केंद्र इस दुनिया में अगर कहीं पर थे तो वो भारतवर्ष में थे। सारे जहां को जिसने इल्म और हुनर दिया था, मिट्टी को जिसकी हक ने सजदा कर दिया था, यहाँ की मिट्टी भी सोना बोलती, ऐसा देश था। फिर आगे उसी शायर ने कहा, टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से, फिर ताप दे के जिसने चमकाए कहकशा से, वहदत की लहर उठी थी दुनिया में जिस मकान से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है मेरा। मीरे अरब को भी ठंडी हवा आई थी। चार जो बड़े धर्म है, प्राचीन सनातन जिसको हम हिंदू धर्म भी कहते हैं, बौद्ध, जैन और सिख, ये चारों धर्मों की उत्पत्ति जन्म स्थान भारत है। लेकिन चार जो दूसरे बड़े महान धर्म हैं, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो जुडाइज्म है यहूदियों का धर्म, और चाहे जो रेस्टनिज्म है जो पारसियों का धर्म है, इन चारों की जन्मभूमि अरब की भूमि, वेस्ट एशिया की भूमि, तेहरान की भूमि ये रही है। लेकिन शायद कहता है, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जाकर, उनको भी जो ठंडी हवा मिली थी, जो रूहानियत की हवा मिली थी, वो भारतवर्ष से मिली थी। ऐसा देश था भारत। और इसकी कल्चरल सिक्योरिटी, कल्चर की क्या बात करें, कभी कभी मैं सोचता हूं कि दुनिया प्रकृति के आकाश पर तो एक ध्रुव तारा चमकता है, लेकिन भारत के आध्यात्मिक आकाश पर इतने ध्रुव तारे चमके हैं। चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, चाहे त्रिलोकीनाथ कृष्ण हो, चाहे पतंजलि हो, चाहे गोरख हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे नानक हो, चाहे कबीर हो, चाहे फरीद हो, इतने एक बड़ा लंबा सिलसिला है बेजोड़ अनोखे और अनूठे सितारों का, ऐसे ध्रुवतारों का जो भारत के आध्यात्मिक आकाश पर चमके। तो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का दर्शन, भारत का अध्यात्म, भारत का धर्म, ये सब बड़ी महानता के साथ इस दुनिया के अंदर ये प्रतिबंधित थे। और आज भी जो दुनिया को मार्गदर्शन मिलता है वो भारत से मिलता है। ऐसा देश रहा है ये। और मेरे को एक दो बातें याद आती है। मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता हुए, वो भारत आए 1955 के अंदर। पालम एयरपोर्ट पर उतरे तो एक पत्रकार ने उनके आगे माइक्रोफोन किया और पूछा कि मिस्टर किंग, आप आज भारत में हैं, आप दुनिया के नए देशों में गए हैं, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? तो उन्होंने कहा मार्टिन लूथर किंग ने कि मैं जब दुनिया के दूसरे देशों में गया तो मेरे को अनुभव हुआ कि मैं एक यात्री के रूप में आया हूं, लेकिन आज जब मैं भारत की जमीन पर उतरा हूं तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक तीर्थ यात्रा पर आया हूं। दूसरे देशों में यात्री, भारत में तीर्थ यात्रा, ऐसा भारत रहा। चाहे मार्क ट्वेन रहे, चाहे फ्रेडरिक मैक्स मूलर रहे, चाहे आर्नल्ड टॉइनबी रहे जिन्होंने लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशंस, इन सारे पश्चिम के लोगों ने भारत की भूमि के बारे में, भारत के दर्शन के बारे में, भारत के अध्यात्म के बारे में हमेशा बहुत ही ऊंचे स्तर पर बातें करी। तो उस देश के वासी, कभी कभी मैं सोचता हूं कि इंसान के रूप में जन्म लेना भाग्यशाली होना है, लेकिन इंसान के रूप में भारत में जन्म लेना सौभाग्यशाली होना है। अभी ऑपरेशन सिंदूर की आदरणीय भाई साहब चर्चा कर रहे थे, हमारे मार्गदर्शक इंद्रेश जी। तो ऑपरेशन सिंदूर में तो हमारे देश की सेना ने कमाल कर दिया।
और ऐसा कमाल जो जज्बे के साथ भारत की सेना दुनिया में जज्बे के साथ चली। अभी कुछ दिन पहले हमने फ्रांस के तत्वाधान में एक कार्यक्रम किया, उसमें हमारे जो सिटिंग लेफ्टिनेंट जनरल चीफ ऑफ द स्टाफ है साउथ वेस्टर्न कमांड पदम सिंह जी शेखावत उस कार्यक्रम में मौजूद थे, अपनी पूरी वर्दी की। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, हमें हमेशा ये याद रखनी चाहिए और इस पर गर्व करना चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पिछले 80 सालों के अंदर अगर कोई निर्णायक युद्ध हुआ है, कोई निर्णायक युद्ध हुआ है, तो 1971 का बांग्लादेश की जो जीत थी वो भारतीय सेना थी। वो निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें एक नए देश को जन्म मिला और 93,000 फौजियों ने औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप से सरेंडर किया और अपने पैर उठवाए। ऐसा निर्णायक युद्ध चाहे अभी ईरान का हो, यूक्रेन का हो, गाजा का हो, कोरिया का ना हो, कोई युद्ध हो, ऐसा निर्णायक रूप से समाप्त नहीं हुआ विजय के रूप में देश की। लेकिन भारत का बांग्लादेश के साथ जो युद्ध था, भारतीय सेना को मैं सलाम करता हूं और आज मेरे को ये बड़ी खुशी है कि हमारा सबका सौभाग्य है कि उस सेना के प्रतिबिंब लेफ्टिनेंट जनरल इस्लामा साहब यहां पर बैठे, एक ऐसी सत्ता आप प्रतिनिधित्व करते हैं साहब, जनरल नावा साहब, भारत की सेना। और मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर इस देश के 140 करोड़ लोगों का विश्वास और आस्था अगर किसी एक संस्था में है, और जब मैं 140 करोड़ कहता हूं तो 139 करोड़ 99,99,999 नहीं कहता हूं, 140 करोड़ कहता हूं। अगर किसी संस्था में 140 करोड़ लोगों का दृढ़ विश्वास है तो वो भारत की सेना है। ऐसी सेना के यहाँ पर सारे प्रतिनिधि जो मौजूद हैं, चाहे मेजर जनरल माथुर हो, चाहे ब्रिगेडियर पांडे जी हो, चाहे और हमारे जो सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं जो आज इस मंच पर और इस हॉल में मौजूद है, मैं सबको सैल्यूट करता हूं, सबको सलाम करता हूं, सबको नमस्कार। तो हमारी भारत की सेना जो कार्य कर रही है, हम चाहते हैं, हमारे फैंस का उद्देश्य है, जैसा हमारे मार्गदर्शक निर्देश जी ने हमें सिखाया और बताया, कि हम सबको एक सैनिक के रूप में, देश में हमारा कर्म क्षेत्र हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन एक सैनिक के रूप में जब हम इस देश में रहेंगे, अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, तो सच मानिए वो दिन दूर नहीं जब भारत उस जगह पर स्थापित होगा जिसका वो अधिकारी है। उस दृष्टि से हम अपने काम को करेंगे, अंजाम देंगे उस काम। तो हम जो है, जो 1947 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना संजोया है, बहुत से अनगिनत लोगों ने सपना संजो रखा है, भारत का शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित होना, वो हम जरूर पूरा कर पाएंगे। विक्टर हुगो हुए, फ्रांस के बहुत बड़े चिंतक हुए, वो कहा करते थे कि यू कैन स्टॉप एन आर्मी फुल विद वेपन्स बट यू कांट स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। अर्थात आप हथियारों से लैस सेना को रोक सकते हैं, लेकिन उस विचार को नहीं रोक सकते जिसका समय आ गया। और निश्चित मानिए, निश्चित जानिए कि भारत का भी एक प्रभावशाली और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित होना भी एक ऐसा विचार है जिसका समय आ गया। और उस काम को हम सभी मिलकर करेंगे। जो हवन चल रहा है इस देश में, जो यज्ञ चल रहा है इस देश में, हमारे देश का प्रत्येक नागरिक उस हवन और उस यज्ञ में अपनी क्षमता अनुसार, अपनी सक्षमता अनुसार अपनी आहुति को डालेगा। इस कार्य के लिए फैंस लगातार प्रयत्नशील है और इस काम के लिए हमारे को आपकी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, शुभ सहयोग चाहिए। फैंस पिछले कुछ सालों के अंदर, चाहे हमारे शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया मिलिया हो, जिसके मेहताब आलम जी यहाँ पर मौजूद है, जिसके इस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार महोदय, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे मुंबई यूनिवर्सिटी हो, दुनिया देश के जितने बड़े शिक्षा के केंद्र हैं, वहां पर हम इस दुरूद को बजाने का काम करें। उसके अलावा चाहे हिमालय हिंद महासागर राष्ट्र समूह का कार्यक्रम हो, जिसमें 52 देश हमारे के आसपास के हैं, उनमें भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के विचार, भारत की परंपराएं, भारत के रस्म रिवाज उन देशों में गए थे। भारत का एक भी सैनिक वहां नहीं गया था गोली चलाने, लेकिन भारत की संस्कृति, भारत का अध्यात्म वहां पर गए, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे कंबोडिया हो, चाहे चीन हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे थाईलैंड हो, ऐसे अनेकों, इंडोनेशिया हो, ऐसे तमाम देशों के अंदर 52 देशों में भारत की संस्कृति गई।
हमारी कल्चरल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी इन सारे देशों के साथ हम उन पर निरंतर कार्यक्रम कर रहे हैं। हिमालयन महासागर हमारे कोर प्रयोजन मंथन का चलता है, जिसके अंदर हम देश के सामने जो समक्ष चुनौतियां हैं उन पर विचार करके आगे बढ़ने का काम करते हैं। उसके साथ ही साथ जो दिल्ली के अंदर 3 मूर्ति हाइफा चौक है, उस पर 23 सितंबर को भारत की सेना, जैसा मैं अभी कह रहा था, 1918 में भी भारत की सेना इजराइल के हाइफा फोर्ट को आजाद कराया। कैवेलरी जो भारत से गई थी, क्या मेजर दलपत सिंह जी के नेतृत्व में हैदराबाद, मैसूर और जोधपुर कैवेलरी, इन्होंने इजराइल के हाइफा फोर्ट को वहां पर अपने घुड़सवारों के साथ आजाद कराया। उन पर श्रद्धांजलि देते हैं दिल्ली के 3 मूर्ति हाइफा चौक।